माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं एक शिक्षित सबल भारतीय महिला हूँ। मुझे सहानुभूति नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। हमारे देश में एक तरफ महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है और दूसरी तरफ उनके जीवन को कठिन बना दिया जाता है। लड़कियों को जन्म दो, उन्हें पढ़ाओ, इस संदेश से सरकारी दीवार व्याप्त है। ऐसे देश में क्या मैं और मेरे जैसी अनगिनत अन्य महिलाएं ऐसे नारों के साथ वास्तव में सुरक्षित हैं? शिवसेना के सांसद और दैनिक सामना के संपादक संजय राउत पिछले 8 सालों से पुलिस और शिवसेना के सिस्टम का दुरुपयोग कर मुझे गालियां दे रहे हैं। मुझे, मेरे परिवार और रिश्तेदारों और दोस्तों को परेशान कर रहे हैं। हर साल कुछ अपराध की जांच के लिए अलग अलग पुलिस अधिकारी मुझे अलग अलग पुलिस स्टेशनों में बुलाते हैं। जब तक संजय राउत की राक्षसी खुशी संतुष्ट नहीं होती, तब तक पुलिस मुझे प्रताड़ित करते हैं और मुझे बदनाम करती है। मेरे चरित्र को बदनाम करती है और मुझे परेशान करती रहती है। संजय राउत को किसी से डर नहीं है, यह भी कहते हैं। वे कहते हैं कि सीधे पुलिस के पास भी जाएगी तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि यही सच्चाई है। शिवसेना भवन की 3री मंजिल पर मेरे रिश्तेदारों को बुलाकर धमकाया गया और मारपीट की गई। मेरे से लोगों को संपर्क काटने के लिए मजबूर किया गया, या मेरे करीबी लोगों को फोन करके कहा गया कि 4 करोड़ रुपए का भुगतान करिए और मेरी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। ऐसा कहना रोजमर्रा की बात हुई। हर कोई संजय राउत द्वारा दी गई परेशानी के बारे में आगे आने और साहसपूर्वक बात करने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन मैंने तय कर लिया है कि मैं बोलूंगी। वर्ष 2013 में मुझ पर 2 बार हमला हुआ। पुलिस जांच नहीं कर रही है, आज तक कोई आरोपी नहीं मिला। वर्ष 2014 में एसीपी प्रफुल्ल भोसले ने बिना किसी कारण के मेरी जांच शुरू की। उन्होंने कहा कि वह संजय राउत से फिरौती मांगने का मामला दर्ज करेंगे। मेरे बारे में दुष्प्रचार किया गया, जैसे कि मैं एक बहुत बड़ी अपराधी हूँ। आगे कुछ नहीं हुआ, ज्यादातर समय सिर्फ परेशान करने के लिए ही था। मुझे लगातार धमकी और मेरा पीछा वर्ष 2015 में शुरू हुआ। मैं किससे बात करूं, किससे नहीं, इस पर कंट्रोल करने की कोशिश की गई। संजय राउत अपनी नौकरी के बजाय इस बात पर अधिक ध्यान देता था कि मैं कहां जाऊं और क्या करूं, मैं किससे मिलती हूं। हर दिन ईमेल या संदेश देकर बताना अनिवार्य किया गया कि मैं कहां गई थी और किससे मिली थी। संजय राउत फतवा जारी करता था कि जिस व्यक्ति से मैंने बात की है उससे मिलने से काम नहीं चलेगा। यदि आप नहीं सुनते हैं तो एक नया पुलिस का मामला बनता था। वर्ष 2016 में मलाड पुलिस द्वारा लगातार मुझे बुलाया गया था। फोन पर गंदी बात करते थे, मेरे चरित्र की आलोचना करते थे। जब उनसे मैंने कहा कि मैं लिखित पत्र के बिना पुलिस थाने में नहीं आऊंगी, तो मलाड पुलिस से फोन आने का सिलसिला बंद हुआ। पुलिस ने धमकी दी कि तुम धंधा करती हो, ऐसा झूठा मुकदमा दर्ज करेंगे। वर्ष 2017 में संजय राउत ने खुद फोन करके धमकी दी और लगातार दुर्व्यवहार किया। वर्ष 2018 में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले पुरुषों की मदद से मेरा पीछा किया गया। पुलिस बस इतना कहती है कि वे संजय राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, चाहे वह फोन कॉल हो या फिर मेरा सोशल मीडिया अकाउंट। वो हैक कर लिया गया था और एक बार तो इस पर एक सुसाइड नोट प्रकाशित किया गया था और एक बार अश्लील सामग्री प्रकाशित की गई। इसके अलावा मेरे अपने सहकर्मियों को भी परेशान किया और झूठे मामलों में फंसाकर गिरफ्तार किया गया। वर्ष 2016 में मंजुनाथ सिंघे, जो एसपी पालघर थे, उन्होंने मुझे बुलाया जब कोई अपराधी नहीं था और संजय राउत के दबाव में मेरे चरित्र का प्रमाण पत्र बनाया। वर्ष 2019 में फोर्ट, वाकोला, बीकेसी, पालघर पुलिस थानों की एक साजिश के तहत सैर कराई गई ताकि मैं संजय राउत के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाऊं। पुलिस एक व्यक्ति है जो संजय राउत के प्रभाव में काम करती है। वर्ष 2020 में मनोर पुलिस ने मुझे लगातार फोन किया और संजय राउत के आदेश पर मुझे धमकी दी। उनके मुताबिक अगर मैंने संजय राउत की बात नहीं मानी तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर प्रताप दराडे ने मुझे बताया कि कुछ बहुत बुरा हो सकता है। संजय राउत खुद इस उत्पीड़न के मास्टरमाइंड थे और मुझे जैसा राउत के द्वारा कहा गया था वैसा ही लगातार किया जा रहा था। जब भी मैं वहां गई, मुझे एहसास हुआ कि मनोर पुलिस के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध है। अंत में मैं हताशा से बाहर मैंने राष्ट्रीय महिला आयोग के पास संजय राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, लेकिन आज भी यह मेरी एकमात्र लड़ाई है, क्योंकि पुलिस राष्ट्रीय महिला आयोग का सम्मान भी नहीं करती है और संजय राउत जैसे दरिंदे को हर पल बचा रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृह मंत्री अनिल देशमुख और महाराष्ट्र के कई पदाधिकारियों को बताने के बावजूद मैं केवल परेशानी में पड़ी।
मैं व्यक्तिगत रूप से सुभाष देसाई, नीलम गोहे, सुप्रिया सुले से मिली और अपनी समस्या बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं की। लेकिन यह तथ्य कि उनके द्वारा संजय राउत को जब मेरी मुलाकात की बात बताई गई, तब मेरी समस्या और बढ़ गई। जब मैं सुप्रिया सुले से मिली तो मुझे यकीन हो गया कि अगर मैं किसी से भी मदद के लिए मिलती हूँ तो मेरी मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। अश्लील वीडियो कॉल, पीछा करना, गंदी गालियों के फोन आज भी जीवन को मुश्किल बनाते हैं। मैं सबसे ऊब गई और अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहाँ की गति को देखते हुए मेरे जीवित होने तक न्याय नहीं मिलने की गुंजाइश नहीं है। शायद हिरेन मनसुख और पूजा चव्हाण की मौत की तर्ज पर मेरी मौत के बाद ही मदद की जाएगी। क्या एक जीवित व्यक्ति को न्याय मिलता है? कुल मिलाकर मेरी जान जाती है तो वह मेरी आत्महत्या नहीं होगी, यह मैं पहले से ही घोषित कर रही हूँ। भारतीय संविधान मुझे अधिकार देता है, मुझे शांति से अपना जीवन जीने का अधिकार देता है। मैं जो चाहती हूँ वह करती हूँ। मैं जो चाहती हूँ उन लोगों के साथ संपर्क में रहूं और जहाँ चाहूँ वहाँ रहूं। यह अधिकार संजय राउत के पागलपन के चलते नहीं खोने दूंगी। जीवित रहने तक मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ती रहूंगी। धन्यवाद। डॉक्टर स्वप्ना पाटकर।